समाचार आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक को किया संबोधित। कहा, कानून लोगों की सुविधा के लिए होने चाहिए। सांसदों से की लोगों की जिंदगी को आसान बनाने की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को बताया देशभक्ति, त्याग और राष्ट्र चेतना का प्रतीक। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा, वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस नेतृत्व के खून में है। चुनाव सुधार पर लोकसभा में चर्चा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, आज के दौर में एसआईआर जरूरी। मतदाता सूची में अपात्र मतदाताओं की नहीं है जगह। इंडिगो परिचालन में व्यवधान पर सरकार सख्त। इंडिगो की उड़ान समय सारणी में 10% कटौती का आदेश। विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने लोकसभा में कहा, यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। कॉग्निजेंट, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के सीईओ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। भारत में निवेश का किया वादा। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत के युवाओं को एआई शक्ति और तकनीकी का मिलेगा लाभ। और भारत ने कटक में खेले गए T20 सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से दी करारी मात। 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम सिर्फ 74 रन पर हुई ऑल आउट। हार्दिक पांड्या ने 28 गेंद पर खेली 59 रन की शानदार पारी। और सुर्खियों के बाद आइए अब समाचार की शुरुआत करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा हुई तो पक्ष विपक्ष की ओर से तीखे वार और पलटवार हुए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कब्जाने का आरोप लगाया तो भाजपा ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर आंकड़ों के साथ आरोप लगाया कि कैसे राजनीतिक नियुक्तियों का इतिहास रहा है। इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया पर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए तो सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण से विपक्षी दलों को डर क्यों लग रहा है। चुनाव सुधार पर घमासान, लोकसभा में संग्राम, विपक्ष ने पूछे सवाल, सरकार ने किया पलटवार। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर मंगलवार को चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जमकर तीर चले। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर पलटवार किया। निशिकांत दुबे ने पूर्व की यूपीए सरकार के समय चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए लोगों का जिक्र किया। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक किसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? चर्चा में हिस्सा लेते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लगातार हार से विपक्ष निराश है, इसलिए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार एसआईआर देश में हो चुका है। इसलिए विपक्ष द्वारा एसआईआर को लेकर लगाए जाने वाले आरोप और शंकाएं निराधार और तथ्यों से परे हैं। असल बात यह है कि बार बार होने वाले चुनाव में विपक्ष की हार में हमारे विपक्षी साथियों को हताशा और निराशा से भर दिया है। इनके लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, कोई बहाना नहीं है
तो ये चुनाव प्रक्रिया में होने वाले सुधारों पर अंगुली उठाते रहते हैं। कभी ने ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है, कभी ने एसआईआर की प्रक्रिया में कमी दिखती है। सच बात तो यह है कि इन्हें अपनी कमी नहीं दिखती है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर की वकालत की और यूपी में डिटेंशन सेंटर के ऐलान पर सवाल उठाया। सत्ता पक्ष से एनडीए के सहयोगी जेडीयू के राजीव रंजन सिंह ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव बूथ लूटने का हथकंडा था। जेडीयू नेता ने क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह भी दी। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। किस चुनाव प्रणाली से वो जीत कर यहां आए थे और यूपीए की सरकार में, संसद में सरकार चला रहे थे 10 वर्षों तक इसी ईवीएम प्रणाली से। और लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो ईवीएम गलत है। चुनाव सुधारों पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत 12 बजे के बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने की। बुधवार को भी ये चर्चा जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा में अपनी बात रखेंगे। निशांत राय के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। आज राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर चर्चा की शुरुआत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर वंदे मातरम के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया तो मौजूदा कांग्रेस पार्टी की नीति पर भी सवाल खड़े किए। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दौरान कई बार व्यवधान हुआ तो दोनों ओर से तीखी बहस देखने को मिली। कल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चर्चा की गई। उच्च सदन में चर्चा की शुरुआत गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। गृह मंत्री ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने में इसके योगदान पर विस्तृत रूप से अपने विचार रखे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि सदन के निर्माण के समय से लेकर इस सदन ने अनेक ऐतिहासिक क्षणों को जिया है। वंदे मातरम के 150वें साल के प्रवेश पर ये महान सदन वंदे मातरम के भाव के लिए, वंदे मातरम के यशोगान के लिए और वंदे मातरम को चिरंजीव बनाने के लिए एक चर्चा करे। गृह मंत्री ने वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत आज भी है और 2047 में महान भारत की रचना के समय भी होगी। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत। वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी। खड़गे ने कहा कि आजादी के समय से हम वंदे मातरम गाते आ रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सदन में इस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं। सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से महान रचनाकार जो बंकिम चट्टोपाध्याय को नमन करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चर्चा में भाग लेते हुए इसके पीढ़ी दर पीढ़ी महत्व पर जोर दिया। I would like to start again. Vande Mataram is a song that has inspired many generations of Indians. समूचे सदन की ओर से अपने अपने संबोधन में राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक, सामाजिक और भावनात्मक आयामों को सामने रखा गया, जिसमें माना गया कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के समय ही इसका महत्व अगले सैकड़ों सालों तक हमेशा बना रहेगा। शैलेंद्र मिश्र और कुमार आलोक के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली।
वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जहां केंद्र सरकार इसको एक उत्सव के रूप में मना रही है, तो वहीं कुछ विपक्षी पार्टी के सांसदों द्वारा राष्ट्रगीत गाने से इनकार करने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नाराजगी दर्ज कराई है। इसे लेकर उन्होंने राज्यसभा के सभापति के नाम एक पत्र भी लिखा है। अमित शाह ने पत्र में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हुई चर्चा के दौरान उठे प्रश्नों के संदर्भ में तथ्य अभिलेख प्रस्तुत किए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पत्र में सभापति को लिखा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में हुई चर्चा के दौरान मैंने चुनिंदा जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्तियों द्वारा समय समय पर इस राष्ट्रगीत के सम्मान में अस्वीकार्य आचरण की घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि इस क्रम में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा यह आग्रह किया गया कि इन घटनाओं की प्रमाणित जानकारी सदन के पटल पर रखी जाए। उन्होंने कहा कि संदर्भ में मैं कुछ तथ्य रिकॉर्ड के लिए राज्यसभा सचिवालय को सौंप रहा हूं। ये घटनाएं सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और इनमें संबंधित व्यक्तियों, वर्ष तथा विवरण का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि संबंधित घटनाओं का सार संलग्न दस्तावेज में प्रस्तुत किया गया है। मेरा विनम्र आग्रह है कि सभापति इन तथ्यों को राज्यसभा के आधिकारिक अभिलेख में सम्मिलित कराने की कृपा करें। उन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का हवाला देते हुए लिखा कि उन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार किया और इसके पीछे धार्मिक आस्था का हवाला दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद मेहदी ने संसद चर्चा के दौरान वंदे मातरम गाने से इनकार किया और कहा यह हमारे लिए संभव ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने 2019 में लोकसभा शपथ के समय वंदे मातरम न गाने की बात कही थी। साथ ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया समेत कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार किया था। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर संसद में हुई चर्चा पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के परपोते सजल चट्टोपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में सजल चट्टोपाध्याय ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वंदे मातरम के महत्व की व्याख्या करने को सराहनीय कदम बताया। हमारे साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो परपोते हैं सजल चट्टोपाध्याय, वो 5th जनरेशन से आते हैं, वो हमारे साथ है। डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपसे जो पूछना चाहेंगे कि ये 150 साल, वंदे मातरम की 150 साल पूरा हुआ और इस साल सारे देश में वंदे मातरम को सम्मानित किया जा रहा है। संसद में इसके ऊपर एक विशेष चर्चा भी हुई। आपने सुना वो चर्चा मैंने सुने हैं। सबसे पहले मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं, इसको इतना साल बाद सामने ले आने के लिए। पूरे जो पंक्तियां है वो पंक्तियां आज इतने सालों बाद एक सरकार सामने ला रही है, क्यों उसको अलग किया गया? उसको तो किए थे जवाहरलाल नेहरू साहब ने किए थे। उस समय तो थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था इसको लेके। जिन्ना ने जवाहरलाल नेहरू साहब को बोले थे कि इसमें सारे हिंदू देव देवी का नाम है, अगर इसको पूरा बुलाया जाएगा तो पूरा, अगर इसको आप बोलते रहेंगे तो आपका फ्रीडम फाइटर कोई मुस्लिम नहीं आएंगे। मुस्लिम का शब्द थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था इसके चलते, इसके लिए बंद कर दिया गया था। दो अंतरा एक्चुअली इसको बंद करने का एक ही आदमी है, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तृणमूल सरकार तो दावा करती है कि वो बंगाल के जितने भी मनीषी है, जितने भी आइकॉन्स है, उनको सही तरह से सम्मानित किया है। ये तो तृणमूल सरकार के जो तृणमूल नेत्री सीएम है वो मंच में जाके बोलती है। बंकिम के लिए बंगाल में कुछ काम नहीं हुआ। सबसे बड़ा बात है हमारा जो मकान उधर है नोयाटी में, उधर बहुत सारे प्रोग्राम होता है। उधर तो होना चाहिए था, होता है प्रोग्राम, जन्मदिन होता है, डेथ एनिवर्सरी होता है, वो बंकिम का जो प्रोग्राम उधर होता है उधर से खाली वही जगह में होता है। बंकिम भवन है उधर ही होता है। उधर जब कोई कुछ होता है परिवार का किसी को नहीं बुलाते हैं। ये सम्मान के बात है ना, सम्मान के बात है। बोलिए, हम तो बंकिम परिवार के आदमी हैं, वो तो हमारा दिया हुआ चीज़ है सब। 8-10 साल पहले मैंने एक तो चिट्ठी लिखा था सीएम मैडम को, ममता बनर्जी को एक तो चिट्ठी हम लिखे थे थ्रू मेल। उसमें यही लिखा था कि मैम आपसे थोड़ा मिलना चाहता हूँ। बंकिम भवन का ऐसा हाल है, जो काम होता है ठीक ठाक काम नहीं होता है बंकिम भवन में। जो लोग रिसर्च करते हैं ठीक ठाक नहीं करते हैं, तो अब से हम थोड़ा मिलेंगे। तो उसका आंसर अभी तक नहीं आया। वंदे मातरम की 150 साल पर जिस तरह से
वंदे मातरम को सम्मानित किया गया है, उससे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो 5th पीढ़ी है वो खुश है, उसको वो वेलकम करते हैं। कैमरा पर्सन सुभजीत पाल चौधरी, सुमित दास के साथ सौरभ दत्ता, डीडी न्यूज़, कलकत्ता। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद एनडीए के सांसदों ने आज संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की इस बैठक में कहा कि देश अब पूर्ण रूप से सुधार एक्सप्रेस के दौर में है, जहां सुधार तेजी से और स्पष्ट इरादे से हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकार के सुधार पूरी तरह से नागरिक केंद्रित हैं, न कि केवल आर्थिक या राजस्व केंद्रित। प्रधानमंत्री के भाषण को एनडीए के सांसदों ने बेहद प्रेरणादायक बताया। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई तो पूरे गठबंधन की ओर से बिहार चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया गया। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद हुई इस बैठक में एनडीए की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को जीत की माला पहनाकर सम्मानित किया गया और बिहार इलेक्शन में शानदार जीत के लिए बधाई दी गई। पीएम ने बैठक में सांसदों का राज्य और इलाके के लिए काम करने के तरीके पर मार्गदर्शन किया। प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है बहुत अच्छा गाइडलाइंस मार्गदर्शन दिया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि देश अब पूर्ण रूप से सुधार एक्सप्रेस के दौर में है, जहां सुधार तेजी से और स्पष्ट इरादे से हो रहे हैं। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकार के सुधार पूरी तरह से नागरिक केंद्रित है, न कि केवल आर्थिक या राजस्व केंद्रित। इसका लक्ष्य लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलों को दूर करना है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से विकास कर सकें। पीएम ने सांसदों से आम लोगों की वास्तविक समस्याओं को सक्रिय रूप से साझा करने का आग्रह किया ताकि सुधार एक्सप्रेस हर घर तक पहुंच सके और रोजमर्रा की मुश्किलों को दूर कर सके। पीएम ने कहा कि जीवन की सुगमता और व्यापार करने में आसानी दोनों ही मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का रिफॉर्म का मतलब है हर एक नागरिक का जिंदगी में सुधार। ये प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा आज एनडीए पार्टी मीटिंग में दिशा दिया है। अब इसी दिशा में हम लोग सब काम करेंगे। एनडीए के तमाम सांसदों ने भी पीएम के संबोधन को प्रेरणादायक बताया। प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से कहा कि उनकी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी। एक के बाद दूसरा निर्णय जनता के हित में था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या ईज ऑफ लिविंग हो। बार बार रिफॉर्म्स लेकर आए और रिफॉर्म्स के माध्यम से जनता के जीवन में एक बड़ा बदलाव है। उनके प्रोग्राम पॉलिसीज हों वो भी जनता के जीवन में सुधार लाने के लिए है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप लोग सुझाव दीजिए सांसदों को या फीडबैक लीजिए लोगों से। कहा कि एक एक फॉर्म होता है 15-15 पेज का, लोगों को परेशानी होती है। हमने बहुत जगह सुधार किया भी है, लेकिन लोगों को कैसे मदद हो, कम से कम परेशानी हो, कैसे सिंप्लीफाई किया जाए चीज़ों को, उस पर आप लोग जमीन से जो फीडबैक है वो लेकर के सांसदों के लिए सुविधा है अपने क्षेत्र से फीडबैक ले सकते हैं। कुछ कंक्रीट फीडबैक है तो देना चाहिए, ये भी कहा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद एक ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ना है जहां सर्विस लोगों के घर तक पहुंचाई जाए, जिससे अलग अलग विभाग में एक ही डेटा बार बार जमा करने की जरूरत खत्म हो जाए। शैलेंद्र बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश की नागरिकता लेने से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल करने के मुद्दे पर सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मुद्दे पर दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद मामला सियासी रूप से गर्मा गया है। जहां कांग्रेस इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में है, तो भाजपा ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरा है और सवाल पूछा है कि सत्ता में रहते हुए देश के कानूनों के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। फिर मुश्किल में सोनिया गांधी, बिना नागरिकता मतदाता सूची में नाम। अदालत ने जारी किया नोटिस। बीजेपी ने बोला हमला, कांग्रेस का इनकार। बिना भारतीय नागरिकता हासिल किए मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से जुड़े मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। ये नोटिस वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर रिवीजन पिटीशन पर जारी किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 जनवरी 2026 को होगी। सोनिया गांधी जो है 1983 में भारत की नागरिक बनी
और इन्होंने 1980 में वोटर लिस्ट में अपना नाम सत्ता का दुरुपयोग करके डलवाया था। जब ये 1983 में भारत की नागरिक बनी तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया इन्होंने कि इनका 1980 में नाम आ गया, वोटर लिस्ट में नाम आ गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल था, जबकि उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता हासिल की। याचिका में कहा गया है कि 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कैसे शामिल हुआ, जबकि तब तक उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की थी। याचिका में यह भी सवाल पूछा गया है कि 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया था, तो आखिर किन कारणों से ये कार्रवाई हुई। याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि 1983 में ही नागरिकता मिली तो 1980 में नाम शामिल कराने के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। क्या उस समय फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया गया। कोर्ट के नोटिस के बाद ये मामला सियासी आरोप प्रत्यारोप की वजह बन गया। बीजेपी जहां इस मामले में गांधी परिवार और कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस आरोपों को खारिज कर रही है। दिल्ली के एक स्पेशल कोर्ट ने आदरणीय सोनिया गांधी जी को नोटिस इशू किया है और नोटिस का कारण रहा है कि 1980 में जब आदरणीय सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी, उस समय सोनिया गांधी जी का नाम भारत के इलेक्टरल रोल में किस प्रकार आया, जबकि सोनिया गांधी जी 1983 में भारतवर्ष की नागरिकता ग्रहण करती है। पार्लियामेंट में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर डिस्कशन भी हो रहा है। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। गौरतलब है कि पहले भी इसी आरोप के आधार पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग की गई थी, लेकिन सितंबर 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई, जिस पर अब राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यायपालिका और तमिलनाडु सरकार के बीच चल रहे टकराव ने मंगलवार को एक नया और गंभीर मोड़ ले लिया। द्रमुक और उसके इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आधिकारिक तौर पर नोटिस सौंपा है। इस प्रस्ताव पर 120 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। यह कदम मद्रास के थिरुपरनकुंड्रम में कार्तिकेय दीपम जलाने को लेकर उपजे विवाद के बीच उठाया गया है। इस महाभियोग प्रस्ताव पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडी गठबंधन की आलोचना की है। अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि विपक्ष हिंदू विरोधी होने का प्रदर्शन गर्व के साथ कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब महाभियोग का प्रस्ताव लाना अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने इसे संवैधानिक मूल्यों के लिए खतरा बताते हुए कहा कि यह संदेश देने की कोशिश है कि फैसलों को राजनीतिक दबाव के जरिए चुनौती दी जा सकती है। SIR की प्रक्रिया को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने SIR का काम कर रहे BLO की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही तो चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए। इस बीच SIR का बंगाल में विरोध कर रही ममता बनर्जी की पार्टी की ओर से बूथ लगाकर लोगों की मदद करने पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया है कि वोट बैंक की खातिर ममता बनर्जी कुछ भी करने को तैयार नजर आ रही हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि 12 राज्यों में चल रही प्रक्रिया के तहत 99.18% का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया में शामिल बूथ लेवल ऑफिसर्स की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये कदम राज्य में BLO की बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और उनके कार्यभार के बढ़ते दबाव के मद्देनजर उठाया गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि तमाम राजनेता इस मुद्दे को लेकर कोर्ट पहुंच रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये मंच उन्हें हाईलाइट करने का माध्यम बन गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि BLO पर बढ़ती धमकियों और हिंसा के कई मामलों में सिर्फ एक FIR दर्ज है। याचिका में उठाई गई बाकी हिंसा की घटनाएं पुरानी हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आमतौर पर चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन सीधे चुनाव आयोग के नियंत्रण में नहीं दिया जाता। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने केरल में SIR फॉर्म जमा करने की समय सीमा 2 दिन बढ़ा दी है।
इस बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी ने मे आई हेल्प यू बूथ को अलग अलग इलाकों में खोला है, जिसके माध्यम से टीएमसी वोटर लिस्ट में छूटे गए लोगों को मदद करने की बात कही गई है। ऐसे ही बूथ पर ममता बनर्जी सहित बड़े नेताओं के जाने के बाद बीजेपी ने हमला बोला है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल पर चुनाव आयोग को टैग करते हुए ये पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा कि बस इस नाटक को देखिए, ममता बनर्जी सरकार बिना दस्तावेज वाले घुसपैठियों और फर्जी दावेदारों की भीड़ के लिए SC ST OBC प्रमाण पत्रों पर मोहर लगाने के लिए पूरे राज्य में पागलपन की हद तक शिविरों का आयोजन कर रही है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग का विशेष गहन संशोधन यानी SIR अभियान उनके मतदाता धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश करने वाला है। हताशा स्पष्ट है, क्योंकि ममता बनर्जी के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अपने नामों को प्रमाणिक 2002 की मतदाता सूची से नहीं जोड़ पा रहा और उन्हें मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए जाने का खतरा दिख रहा है। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर से शुरू हुई SIR प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 50 करोड़ 99 लाख से अधिक मतदाता सूची में शामिल हैं और अब तक 99.97% एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण और 99.18% का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों ने 100% एन्यूमरेशन फॉर्म वितरण कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 98.14% डिजिटाइजेशन हो चुका है। तमिलनाडु में 99.55% डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 99.75% डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जहां एक और चुनाव आयोग बिहार के बाद अब 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया को कर रही है, तो दूसरी ओर बंगाल में चुनाव से पहले इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सत्य नडेला ने कहा कि भारत में AI के अवसरों पर हुई बातचीत बेहद प्रेरणादायक रही। उन्होंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रहा है, जो एशिया में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। यह निवेश भारत के AI भविष्य के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और देश की अपनी AI क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, जब बात AI की आती है तो दुनिया भारत के प्रति आशावादी है। सत्य नडेला के साथ बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई। यह देखकर खुशी हुई कि भारत वो जगह बन रहा है जहां माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश करेगा। भारत के युवा इस अवसर का उपयोग नवाचार और AI की शक्ति इस्तेमाल बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए करेंगे। इंटेल के CEO लिप बू टैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए लिखा कि आज दोपहर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमने प्रौद्योगिकी, कंप्यूटिंग और भारत की अपार संभावनाओं से जुड़े विविध विषयों पर व्यापक चर्चा की। मैं एक व्यापक सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण नीति लागू करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं और इंटेल भारत सेमीकंडक्टर मिशन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इंटेल के CEO लिप बू टैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मिस्टर लिप बू टैन से मिलकर खुशी हुई। हमारे सेमीकंडक्टर सफर के लिए इंटेल की कमिटमेंट का भारत स्वागत करता है। मुझे विश्वास है कि टेक्नोलॉजी के लिए इनोवेशन से भरा भविष्य बनाने के लिए हमारे युवाओं के साथ काम करके इंटेल को बहुत अच्छा अनुभव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कॉग्निजेंट के CEO रवि कुमार एस ने मुलाकात की। इस दौरान AI को तेजी से अपनाने, AI क्षमताओं और उत्पादकता बढ़ाने के लिए शिक्षा एवं कौशल विकास को सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने संदेश में लिखा, रवि कुमार एस और राजेश वरियर के साथ बेहद उपयोगी और सकारात्मक चर्चा हुई।
भारत भविष्य के क्षेत्रों में कॉग्निजेंट की निरंतर साझेदारी का स्वागत करता है। हमारे युवाओं का कौशल विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित दृष्टिकोण आने वाले समय में मजबूत और गतिशील सहयोग की दिशा तय करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंद्रेज बाबिस को चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, महामहिम आंद्रेज बाबिस, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में आपकी नियुक्ति पर बधाई। मैं भारत और चेक गणराज्य के बीच सहयोग और मित्रता को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा संबंधी यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 7 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन कई प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। आने वाले दिनों में किन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा, इसे लेकर संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की। दिल्ली के लाल किले में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुरक्षा संबंधी यूनेस्को अंतर सरकारी समिति का 20वें सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस सत्र में क्या कुछ भारत की भूमिका रहने वाली है, कितने देश इसमें शामिल होने वाले हैं, इन तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए हमारे साथ सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव विवेक जी हमारे साथ में हैं। इस सत्र की महत्ता कितनी है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है पहली बार। भारत को सदस्य बने भी 20 साल हो गए और ये 20वां सेशन भी है, तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 20 साल बाद भारत को इसकी अध्यक्षता का मौका मिला है। जब ये सत्र भारत में आया है तो हमें ये मौका भी मिला है कि भारत की बहुत सारी अमूर्त धरोहरों को हम जो 180 देशों के एक्सपर्ट्स इसमें भाग ले रहे हैं उनको भारत में ही दिखा पाएं। बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो इसकी तैयारियों के बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। इस कन्वेंशन को लाल किले में करने का निर्णय केवल 2 माह पहले ही हुआ। हमने जब निर्णय लिया उस समय बहुत चैलेंजेस थे। ये सबने सोचा कि कैसे लाल किले में इतना बड़ा आयोजन जिसमें 1200 से ज़्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स आएंगे, 180 कंट्रीज़ के आएंगे, उनको कैसे हम होस्ट करेंगे। बट हमने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया। आज इस सत्र का दूसरा दिन है, क्या कुछ विषय रहे? जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए हैं। भारत का प्रस्ताव भी चर्चा में है, जिसमें हमने दीपावली को एक विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अपना प्रस्ताव दिया था, जिसके ऊपर विचार चल रहे हैं। तो इस पर निर्णय कब तक आने की उम्मीद है? 10 तारीख को जब ये चर्चा होगी, उसमें नॉर्मली डिस्कशन होता है और चर्चा के उपरांत कमेटी अपना निर्णय देगी और जब निर्णय होगा उसके बाद वो कन्वे उसी समय हाउस में हो जाता है। अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं इस चलते हुए सत्र? बहुत सारी दोस्ती के हाथ भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है, उसको निभा रहे हैं। अब तक कितनी धरोहरें हमारी ये यूनेस्को में शामिल हो चुकी? हमारी 44 टेंजिबल धरोहरें, जो मूर्त धरोहरें हैं, वो यूनेस्को में इंस्क्राइब हो चुकी हैं और 15 हमारी अमूर्त धरोहरें हैं जो यूनेस्को में रिकग्नाइज्ड हैं। अब हमने दीपावली का प्रस्ताव जो दिया है उस पर चर्चा इस बार हो रही है। इसके अलावा हमने छठ महापर्व का प्रस्ताव जो मल्टीनेशनल है उसको हमने रखा है। हम अन्य प्रस्तावों पे भी अब काम कर रहे हैं। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है, उसमें ऋग्वेद रिकग्नाइज हुआ है। उसमें इस बार ही हम वाल्मीकि रामायण को लेके जाना चाह रहे हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी यूनेस्को के विभिन्न पहलू हैं, जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उनमें भारत का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे से हो। जो मूर्त धरोहरें हैं उसमें अगले वर्ष ओरछा, उसके जो मध्य प्रदेश में है, उससे अगले वर्ष वडनगर को लेके जाएंगे और जो आने वाला वर्ष है 2026, उसमें हम जो मेघालय के ट्री रूट ब्रिजेस हैं, वहाँ पे नेचुरल रूट से ब्रिजेस बने हुए हैं, जो बहुत ही सुंदर धरोहर है भारत की और हमारे नॉर्थ ईस्ट की, उसको हम मान्यता के लिए यूनेस्को में लेके जा रहे हैं। हमारे देश के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय युवाओं को ये समझ लेना चाहिए कि जो भारत की सभ्यता है और जो भारत की परंपराएं हैं, वो हर तरह से ना केवल प्राचीन हैं, बल्कि वो
उच्चतम और उत्तम है। यकीनन एक बार फिर भारत की संस्कृति, भारत के उत्सव, भारत का त्योहार, भारत की धरोहरें पूरे विश्व में अपना परचम लहराएंगी। कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। कपड़ा मंत्रालय द्वारा मंगलवार शाम को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में देश भर से आए पुरस्कृत शिल्पियों और उनके जीवन साथियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक मिलन का मंच नहीं था, बल्कि भारत की समृद्ध शिल्प परंपराओं को सम्मान देने और उन शिल्पियों के अनमोल योगदान को रेखांकित करने का एक उल्लेखनीय प्रयास भी रहा, जो वर्षों से इस विरासत को जीवित रखे हुए हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने शिल्पियों से आत्मीय संवाद स्थापित करते हुए उनके अनुभव और सुझाव सुने तथा उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जब से आए तो कैसे इनके जीवन में आर्थिक समृद्धि आए, इनके कला का बाजार बढ़े और इनका इनकम बढ़े। 5000 साल का विरासत है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि विकास के साथ विरासत। मोदी जी जब से आए हमारा 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था, 50,000 हुआ। हमने 2031-32 तक 1 लाख करोड़ का लिया है। शिल्पियों ने भी केंद्रीय मंत्री से सीधे बातचीत का अवसर मिलने को अपने लिए सम्मान और गौरव का क्षण बताया। मंत्री जी ने पूछा और हम कितना कमा लेते हैं, उसी के विषय में हमको चर्चा किया और हमने बताया। मंत्री जी से बात करके बहुत अच्छा लगा और ये हमारा मंत्री जी से दूसरे टाइम था। मंत्री जी ने मेरे को बात हुई ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नेशनल अवार्ड मिलने के बाद हमको क्या क्या करेगा। मंत्री जी के साथ बात करके हम बहुत खुशी है और नया नया बात भी सीखा है। आज इस सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से इन शिल्पियों को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ जो संवाद करने का अवसर मिला है, जो नेटवर्किंग उनकी बढ़ी है, उससे यकीनन उनका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ेगा और आने वाले समय में भविष्य में न सिर्फ इन शिल्पियों के लिए बल्कि इनके आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बेहद ही फायदेमंद साबित होगा। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। कटक में खेली गई T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया है। 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 74 रन पर ऑल आउट हो गई। ये T20 क्रिकेट में 75 रन पर ऑल आउट हो गई। ये T20 क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। निर्धारित 20 ओवर में भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 175 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 28 गेंद पर 59 रन की पारी खेली। उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए। तिलक वर्मा ने 26 और अक्षर पटेल ने 23 रन का योगदान दिया। अफ्रीकी टीम के लिए एनगिडी ने 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। 14,000 फीट से भी अधिक की बर्फीली ऊंचाइयों पर पूर्वी थिएटर में तैनात ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स के वीर जवान एक बार फिर दिखा रहे हैं अपना अदम्य साहस। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया कि कड़कड़ाती ठंड, सर्द हवाओं और दुर्गम इलाकों के बीच ये वीर सैनिक आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन यानी अमर का ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं जो इनके एवर रेडी एंड एवर स्ट्रॉन्ग सिद्धांत को साकार करता है। सीमा की रक्षा हो या कठिन परिस्थितियों से जंग, ये जाबाज सैनिक हर मोर्चे पर देश की ढाल बनकर खड़े हैं। ऐसे वीर जवान प्रतिकूल परिस्थितियों में राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, हमारी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। निश्चित रूप से तभी आप और हम सुकून के साथ अपने परिवार के साथ अपने घरों में शांति से रह पा रहे हैं।
इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।